हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं कोर्ट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। काफ़ी कॉमन सवाल है लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला जो सवाल है इसमें कि मान लीजिए कि पेरेंट्स है, फादर अपनी एक विल बनाई है फादर ने, जो अनरजिस्टर्ड विल है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अनरजिस्टर्ड विल बनाने के बाद उनकी डेथ हो गई है, तो वो जो विल है उसका जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिबलिंग्स के बीच में कैसे होगा। ये अनरजिस्टर्ड विल है, तो काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इंडिया में अनरजिस्टर्ड विल वैलिड होता है या नहीं। तो इसका हम सवाल का आंसर देखते हैं। इसका जो लीगली ओपिनियन होगा, जो लीगल ऑप्शन होगा, तो हाँ बिल्कुल ये जो अनरजिस्टर्ड विल है इंडिया में 100% वैलिड होती है, अनलेस कि इसकी वैलिडिटी को कोई कोर्ट में चैलेंज ना कर दे। ये विल तब तक वैलिड है जब तक इसकी वैलिडिटी को कोई चैलेंज ना कर दे, कोई इसके अगेंस्ट में ये ना साबित कर दे कि ये विल ज़बरदस्ती या फ्रॉड या इन्फ्लुएंस के साथ बनाई गई है, या फिर जिस पर्सन ने बनाई है उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। अगर ये चीज़ें कोई चैलेंज ना करे, साबित ना करे, तो ये विल 100% वैलिड होती है और कोर्ट इसे एक्सेप्ट करता है। ओके, देखते हैं आगे फिर हम कि विल जो है उसको किन किन ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है। पहला जो ग्राउंड है, जिसने विल बनाई है उनसे जो विल बनवाई गई है वो अंडू इन्फ्लुएंस में बनाई गई है। अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि जैसे बेटे हैं वो फादर पे प्रेशर दे करके अपने अकॉर्डिंग विल बनवा लेते हैं, या फिर कागज़ में कुछ भी लिख देते हैं, फादर को पता नहीं होता। मान लीजिए फादर पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो समझ नहीं पाते कि विल में क्या लिखा हुआ है, वो साइन कर देते हैं। दूसरा जो हो सकता है कि फादर की जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक ना हो, वो मेंटली इल हो, ये वजह भी हो सकती है। और तीसरी जो वजह है, जो विल पे जो साइन होता है विटनेस का, विल पे 2 लोगों का साइन होता है, 2 लोगों का, तो जो विटनेस है वो सही ना हो, अपनी बात से मुकर गए हों, या फिर वो सही ना हो, वो विटनेस इन्फ्लुएंस में हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो सस्पिशियस लगे, तो विल को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। अगर पार्टी ने प्रूफ कर दिया कि विल में सस्पिशन है, तो सामने वाली पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है कि विल की वैलिडिटी को प्रूफ करे। ओके, तो आप इसके अगेंस्ट में कैसे प्रूफ करोगे? आपको कुछ प्रूफ देने होंगे, जैसे कि आपको ये साबित करना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं बनवाई गई है ये विल, और फादर की जो मेंटल कंडीशन है वो प्रॉपरली ठीक थे, वो 100% सही थे, वो पूरे अच्छे होशो हवास में उन्होंने ये विल बनाई थी। तीसरी जो है, आपके जो विटनेस है आप उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। दोनों में से कोई एक विटनेस भी अगर आकर के गवाही दे देता है तो क्या होगा, ये विल 100% मान लिया जाएगा। ये भी आपको शो करना होगा, आपको साबित करना होगा कि जो विल पे साइन है वो फेक नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा, फिलहाल में जो BSc है उसमें पढ़ा होगा एक्सपर्ट ओपिनियन। तो आपको ये भी प्रूफ करना होगा कि जो साइन है वो फेक नहीं है। इन सब चीज़ों से आप अपनी विल की वैलिडिटी को प्रूव कर सकते हो। इसके बाद कोर्ट आपकी विल को 100% एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट देखेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बीच में डिफरेंस। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आने से पहले जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था? जो हिंदूज़ थे वो अपने कस्टम के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बेटों का जो अधिकार होता था प्रॉपर्टी में वो बाय बर्थ ही होता था। उस टाइम बेटियों का कोई भी हक प्रॉपर्टी में नहीं होता था। प्रॉपर्टी जो होती थी वो अपने फैमिली रूल, अपने सबके अपने अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होती थी, कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। उस टाइम डिस्प्यूट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। वो अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते थे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उस टाइम कोई भी ऐसा लॉ नहीं था। उसके बाद आया आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट। उसके बाद 1956 में सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसका पूरा नाम है। ये आज़ादी के बाद का एक्ट है। इसमें एक कॉमन रिटन लॉ लाया गया कि प्रॉपर्टी को, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो फर्दर कैसे डिवाइड होगी वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएगी, या फिर फैमिली में वो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। ओके, उसके बाद उसी में आया पर्सनल एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर गया। पर्सन जो खुद से जो प्रॉपर्टी, अपनी अर्निंग से जो प्रॉपर्टी बनाता था, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। उसके बाद लीगल हेयर्स के कॉन्सेप्ट को बताया गया। इसमें लीगल हेयर्स के लिस्ट को फिक्स किया गया। हिंदू एक्ट में पढ़ोगे आप, इसमें लीगल हेयर्स की लिस्ट दी गई है।
कैसे प्रॉपर्टी एक पर्सन के होते हुए दूसरे पर्सन तक जाएगी, उसमें लिस्ट दी गई है कि किसके बाद प्रॉपर्टी, अगर वो पर्सन नहीं है तो उसके बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ये प्रॉपर एक लिस्ट दी गई है। ओके, उसके बाद उसमें डॉटर्स को भी इनहेरिटेंस का राइट दिया गया पहली बार। कोपार्सनरी लड़कियों को 2005 के एक्ट के बाद बनाया गया है, बट उसी टाइम इनहेरिटेंस का राइट दे दिया गया था, जैसे कि डॉटर्स को और जो विडो होती थी उनको। प्रॉपर्टी अब फैमिली से ज़्यादा पर्सन की माने जाने लगी। देखिए, जो प्रॉपर्टी में पर्सन का शेयर होता था उस पर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के टाइम, इस एक्ट के पहले पूरी तरह से पर्सन का हक नहीं हुआ करता था, उसमें फैमिली का ज़्यादा हक हुआ करता था, उस पर्सन का ज़्यादा हक नहीं हुआ करता था, भले उसका वो शेयर होता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो प्रॉपर्टी का परसेंटेज जो शेयर हो गया वो पर्सन का अपना खुद का होने लगा। वो 100% अपनी जो अपना जो शेयर है वो 100% विल भी कर सकता था, गिफ्ट भी कर सकता था। लेकिन इस एक्ट के पहले ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, किसी का भी शेयर एकदम 100% उसका नहीं होता था। तो इस एक्ट के आने के बाद जो प्रॉपर्टी थी वो फैमिली से ज़्यादा व्यक्ति की माने जाने लगी। उसके बाद इसी एक्ट के बाद विल का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 1956 के एक्ट को 2005 में अमेंड किया गया और इसमें कुछ नए प्रोविज़न ऐड किए गए। इसमें जो डॉटर्स थीं उनको कोपार्टनर बनाया गया। अब जो फ़िलहाल का जो एक्ट है 2005 का, इसमें जो जितना शेयर लड़कों का होता है, सन का होता है, उतना ही इक्वली शेयर डॉटर्स का भी होता है। अब प्रॉपर्टी के मामले में, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में दोनों को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। ओके, इस 2005 के एक्ट के आने के बाद देखते हैं कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए अब देखेंगे कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। एक जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो विल के साथ है और दूसरा जो है वो विदाउट विल है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे का मतलब है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और एपी का मतलब है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पहले देखते हैं विदाउट विल। अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका विल नहीं हुआ है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी है। तो दोनों को मिला करके ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मान लीजिए, मानते हैं कि टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 100 है। 100 में जिसमें फादर है और उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में आप लड़का लड़की दोनों हैं, क्योंकि 2005 के बाद से जो नियम आया है उस पर को पार्टनर हो गई लड़कियां भी। तो आप इस पे मान के चलेंगे लड़का लड़की दोनों है, तो 4 बच्चे हैं। ठीक, तो क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी 100 है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा 4 किड्स एंड प्लस 1 फादर। ये हो गए पूरे 5 मेंबर। 5 मेंबर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सबको क्या पड़ेगा 20% का हिस्सा सबको पड़ेगा। 20-20 सारे लोगों में हिस्से में बटेगा। तो जो फादर का जो पार्ट हो गया वो सिर्फ 20% है, बाकी 80% जो है वो किड्स के हिस्से आ जाएगा। उसके बाद अगर फादर की डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ ऑफ फादर, तो क्या होता है कि जो फादर की प्रॉपर्टी है, फादर का जो हिस्सा है 20%, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो फादर का प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है उसको फर्दर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर फादर ने उस प्रॉपर्टी का विल नहीं बनाया है 20% का, तो उसको क्या करेंगे, हम फर्दर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड, इसको हम क्या करेंगे, फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 किड्स हैं, फादर की जो विडो है यानी किड्स की जो मदर है, और फादर्स मदर यानी इनकी क्या हो गई, ये दादी। तो ये क्या होगा कि फर्दर आपके 6 पार्ट में डिवाइड हो गई। यानी जो 20% का जो हिस्सा है, ये 80% को हम नहीं टच करेंगे। ये जो फादर का हिस्सा है इसको हम फर्दर क्या करेंगे, इन 6 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 20/6 कर देंगे। तो जो हिस्सा आएगा वो सबके हिस्से एक एक पार्ट में इक्वली शेयर हम डिवाइड करेंगे। इस पर आप देखेंगे कि अगर फादर की मदर जिंदा है तभी उनको पार्ट दिया जाएगा, अगर नहीं जिंदा है तो ये क्या होगा, फर्दर ये क्या होगा, 5 लोगों के ही पार्ट में डिवाइड होगा। फादर की विडो 4 किड्स में ही डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए ये विडो भी नहीं है, ये मदर भी नहीं है इन लोगों की, तो फिर क्या होगा, वो प्रॉपर्टी 4 किड्स में ही चली जाएगी। ओके, फिर हम देखते हैं आपकी ये हम जो प्रॉपर्टी विल बनाई गई है, तो इसमें जो है फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है और आपके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है।
तो सेल्फ एक्वायर्ड में इसमें क्या होगा कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जो फादर चाहे तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को विल कर सकता है। ये फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रखना चाहता है सेल्फ एक्वायर्ड या फिर विल करना चाहता है। लेकिन इसमें जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसको फादर सिर्फ अपने ही हिस्से को विल कर सकता है। पूरी 100% एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन फादर क्या करेगा, सिर्फ अपने 20% को ही वो विल कर सकता है। इस 80% को वो टच नहीं करेगा। तो फादर सिर्फ अपने 20% को, उसके अपने 20% को और क्या करेगा, अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इतने को ही सिर्फ वो विल कर सकता है। इसके अलावा वो किसी प्रॉपर्टी को टच नहीं करेगा। ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो पूरी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड को विल करता है या फिर आधी करता है, ये फादर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका सिर्फ वो अपना ही हिस्सा 20% ही विल करेगा, बाकी 80% को वो टच नहीं करेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।